नमस्कार। आज हम सुनो किशोरी इस पाठ का अंतिम भाग देखेंगे। प्रस्तुत पाठ लेखिका ने अपनी लड़की को लिखा हुआ यह पत्र है। लेखिका उसकी लड़की सुगंधा इसकी सहेली रचना के बारे में यहाँ कह रही है। लेखिका कहती है, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। पेज नंबर 43 पर देखिए। ऐसे कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है, इसलिए इसे सोच समझकर लेना चाहिए। यहाँ लेखिका समझा रही है। लेखिका कहती है, मैं समझती हूँ रचना की मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। तो लेखिका यहाँ कहती है कि रचना तुम्हारी सहेली है और तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना तुम्हारा काम है। और लेखिका कहती है कि रचना को इसके लिए दोष देना यानी उसके कार्य के बारे में अनुचित या उसके कार्य के लिए भला बुरा कहना ये ठीक नहीं होगा, इससे बात बिगड़ जाएगी, बनेगी नहीं। आगे देखिए। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। लेखिका अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें अपनी सहेली का साथ देना चाहिए। अगर कथित प्यार के जुनून यानी पागलपन में इसका उल्टा असर हो और वो तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे बात करना ही बंद कर दें, इसलिए संभल कर बात करनी होगी। आगे देखिए। दोष अकेले अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। तो अकेली रचना का दोष नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ परिवेश का दोष है जिसने उसे संस्कार नहीं दिए हैं। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक के प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। तो लेखिका कहती है कि ये दोष रचना का नहीं है, ये दोष है उसके परिवेश का, उसकी उम्र का, क्योंकि अक्सर यह जो उम्र होती है तो कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और उसकी भावनाओं में वो बह जाती है। लेकिन तब उसे समझ में नहीं आता, लेकिन पछतावा जब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है,
जब वो आगे निकल जाती है। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। लड़की के फिसलने की संभावना तब बढ़ जाती है जब वो अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त हो जाती है और आज़ादी के नाम पर स्वयं को अपनी बहुत ज़रूरत देती है और ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुख हो जाती है। अपने भीतर झांककर सोचने का जो भाव है उसे अंतर्मुख कहा जाता है। और इस अल्लड़ यानी भूली जो उम्र है, और ऐसे में उसे एक गलती हो जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़कियां जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती हैं, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है। तो ऐसी अवस्था में अगर वो परिवार के संरक्षण से अलग है या अकेली पड़ गई है, अंतर्मुख हो गई है, तो किसी लड़के के संपर्क में जब वो आती है तो उसे अपना हमदर्द समझने लगती है और उसके बहकने की या उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। ये बात लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है कि तुम्हें अधिक सावधानी से काम लेना होगा, वरना मुश्किल और भी बढ़ सकती है और तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। आगे लेखिका कहती है, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखते हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखें। अगर तुम एक उसकी अच्छी सहेली हो तो अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर सकती हो, और अगर परिवार से वो अलग हो गई है तो उसे जोड़ने का प्रयास तुम्हें करना चाहिए। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो वैसे उसे भी अपनी माँ को पत्र लिखना चाहिए। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करें और उनसे सलाह लें। यदि ऐसी बात है तो उसे अपनी माँ से बात करनी चाहिए, अपनी माँ से उसे सलाह लेनी चाहिए, या उसे अपने परिवार के जो भाई है बहन है उनकी बातों में रुचि लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। अगर माँ से बात करना संभव नहीं है तो ऐसी लड़कियों को अपनी बड़ी बहन या भाभी से बात करनी चाहिए, मन की बात उसे कह देनी चाहिए। ये भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। तो लेखिका कहती है अगर ये भी संभव नहीं है तो लड़की को उस अवस्था में किसी अपनी समझदार सहेली से बात करनी चाहिए या किसी रिश्तेदार को ये भेद बता देना चाहिए। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। घर के किसी भी सदस्य को अपनी समस्या उसे बता देनी चाहिए। नहीं तो तुम तो हो ही ऐसे समय वह तुम्हारी बात न बने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। तो एक अच्छी सहेली होने के नाते तुम्हें उसे समझ लेना चाहिए, उसकी मनोदशा को, उसकी बात को तुम्हें समझना चाहिए। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। एक अच्छी सहेली का ये काम है कि उसका मूड देखकर उसे समझाना चाहिए, उसे प्यार से बात करनी चाहिए। आगे वो कहती है कि एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है।
एक अच्छी सहेली होने के नाते, शुभचिंतक होने के नाते तुम्हें अपनी सहेली को समझा देना चाहिए। अगर तुम उसका ऐसे समय में साथ छोड़ दोगी तो वो और भी टूट जाएगी और अकेली पड़ जाएगी, और जहाँ जाने से तुम उसे रोक रही हो वो वहीं पर जाना चाहेगी। तो यहाँ पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। बड़े धैर्य और संयम के साथ तुम्हें अपनी सहेली को समझाना होगा। अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह करा सकती हो। तो लेखिका कहती है कि तुम्हें उस लड़के से भी बात करनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है, इच्छा क्या है, और उसकी इच्छा से अपनी सहेली को अवगत करना चाहिए या उसे आगाह करना चाहिए या सूचित करना चाहिए। आगे वो कहती है, यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। अगर पढ़ाई के दौरान कोई लड़की अगर किसी के प्यार में फंस जाती है तो एक अच्छी सहेली होने के नाते तुम उसे समझा सकती हो, उस लड़के से भी बात कर सकती हो। और यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, किस तरह का दोष नहीं है, निश्चल है, ने वो छल कपट रहित है, उसका जो बर्ताव है, या प्यार में वो सच्चा है या स्थिर है, तो तुम्हें उन दोनों को या उस लड़के को सलाह देनी चाहिए कि दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक केवल दोनों को दोस्त बने रहने का परामर्श यानी दोनों तुम्हें सलाह देनी चाहिए। यानी पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय मूर्खता है, ये बात तुम्हें समझानी चाहिए। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। तो लेखिका कहती है कि ये सब करते समय तुम्हें सतर्क रहना होगा और रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा और तुम्हें भी सतर्कता बरतनी होगी। तो लेखिका कहती है, ये जो सलाह है, ये सलाह कोई माँ अपने पुत्र को भी देगी, यानी बेटा या बेटी दोनों के लिए ये जो बातें हैं समान रूप से लागू होती हैं। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी, अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना। तो लेखिका अंत में उसे कहती हैं कि जो तुम करने जा रही हो तो इसके परिणाम की मैं प्रतीक्षा करूंगी, इंतज़ार करूंगी, और अगले पत्र में मुझे इसकी जानकारी देना दोगी ना। इस तरह से अंत में कहती हैं कि तुम्हारी माँ। यहाँ पत्र समाप्त होता है। तो प्रस्तुत पाठ में पत्र में किशोरी जीवन की समस्याएं, शंकाएं तथा उनका समाधान ढूंढने का प्रयास हुआ है। इस पत्र में लेखिका एक माँ, एक सहेली, एक मार्गदर्शिका, एक संस्कृति रक्षक, एक जागरूक नागरिक इन अनेक रूपों में सामने आती है। यहाँ सुनो किशोरी ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।